सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में लघु सिद्धांत कौमुदी की लाइव क्लास में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी को हम लंबे समय से पढ़ रहे हैं। निरंतर हमारी कक्षाएं चल रही हैं और ये इस पुस्तक के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे। इसके व्याख्याकार हैं गोविंद प्रसाद शर्मा जी, बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं। बहुत अच्छी व्याख्या लिखी है। ये पुस्तक है कंप्लीट। मैं सभी लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ने वाले पाठकों से आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा कि यदि आप लघु सिद्धांत कौमुदी की किसी पुस्तक को खरीदना चाहते हैं तो आप इसी पुस्तक को खरीदिएगा। ये पुस्तक सभी लघु सिद्धांत कौमुदी पर लिखी गई जो व्याख्या वाली पुस्तकें हैं उनमें टॉप पर है। छात्रों की दृष्टि से, शुद्धता की दृष्टि से इसमें गलतियां नहीं है। तो आप सभी इसी पुस्तक को ही खरीदें जहां से भी आपको मिले। यदि कहीं नहीं मिलती है तो आपके लिए हमने एक व्यवस्था बनाई हुई है। देववाणी संस्कृतम.com वेबसाइट पर यह पुस्तक आपको उपलब्ध कराई जाती है। वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, देववाणी संस्कृतम.com। वहां पर क्लिक करके आप आराम से मंगा सकते हैं। इसकी मित्रों हमने अभी तक 205 कक्षाएं पढ़ ली लघु सिद्धांत कौमुदी की। मैंने आपको 205 कक्षाएं पढ़ा दी हैं, ध्यान रखेंगे। 205 कक्षाएं हमारी कंप्लीट हो गई हैं और हलंत पुल्लिंग प्रकरण हमारा कंप्लीट हो गया। हलंत पुल्लिंग मैंने आरंभ से लेकर के पढ़ाया है इसको, शुरू से प्रत्येक सूत्र पर गहराई से विचार कर करके, ठीक है, लिख लिख करके, समझा समझा करके एक एक चीज को। अब कोई व्यक्ति ये बहाना नहीं बना सकता है कि हमें लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाने वाले नहीं मिल रहे हैं। नहीं, अब आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, यदि नहीं पढ़ते हैं तो अब मैंने आपको बाकायदा कोर्स बना दिया है, कोई परेशानी नहीं है। ये आरंभ से पढ़ने के लिए सभी वीडियोज आपके लिए 205 वीडियोज आज तक की यहीं यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। अभी तक 2 कॉलम बन गए हैं, ठीक है। आगे और भी कॉलम बनेंगे, इसको पूरा पढ़ाना है मुझे, ठीक है, क्योंकि ये छात्रों के लिए बहुत उपयोगी ग्रंथ है और प्रचलन में वर्तमान में इसको अधिक पढ़ाया जाता है, पाठ्यक्रमों में लगाया जाता है, परीक्षा आदि की तैयारी के लिए भी इसको लगाया जाता है। तो मित्रों आज हम पढ़ेंगे 206वीं कक्षा। 205 कक्षाएं हो गई हैं तो हम इसके बाद में नंबर आता है 206 का, तो 206 छठवीं कक्षा को पढ़ेंगे। आपको यदि कोई कठिनाई होती है, आपको लिंक नहीं मिलते हैं, तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर 9582104261 वाले व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा और सभी लिंक आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। ये निःशुल्क अभियान हम चला रहे हैं, कोई आपसे फीस नहीं ली जाती है, ठीक है। आपका जो बन पड़े दक्षिणा के रूप में आप पढ़ लें तब दे दीजिएगा, देना ही चाहिए, ठीक है, परंतु आग्रह नहीं है, कोई फीस आपसे पहले नहीं ली जाएगी कि लाओ फीस जी तब पढ़ेंगे, नहीं, आप पढ़िएगा आराम से। तो मित्रों ये हलंत पुल्लिंग प्रकरण ये हमारा समाप्त हो गया था। अब इसके बारे में इसके बाद इसके व्याख्या में अंत में यहां पर आचार्य गोविंद प्रसाद महाराज जी ने, शर्मा जी ने कुछ बातें बताई हैं छात्रों की दृष्टि से, ठीक है। उन बातों को मैं आपको यहां पढ़ के बताऊंगा, वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी बातें हैं। इसलिए इस कक्षा में पूरा कोशिश करता हूं कि इस कक्षा में आपको वो सारी बातें मैं बता ही दूं, ठीक है। ये गोविंद प्रसाद महाराज जी इस लघु सिद्धांत कौमुदी की पुस्तक को पढ़ने वाले छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं। बीच बीच में वो संदेश देते हैं, पहले भी मैंने पढ़ के बताया है,
और आज मैं हलंत पुल्लिंग प्रकरण समाप्ति पर उनके संदेश को आप सभी छात्रों को पढ़ करके बताऊंगा। तब आप गहराई से समझ पाएंगे व्याकरण की बातों को, नव्य और प्राचीन ग्रंथों में भेद समझ पाएंगे। आप विरोध नहीं करेंगे, फिर नव्य और प्राचीन वाले आपस में जो विरोध करते हैं वो विरोध करना छोड़ देंगे। आइएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। आज की कक्षा केवल सुनने की है, आपको रटने की नहीं है। महाराज जी ने यहां पर लिखा है, इस प्रकार से संक्षेप में हलंत पुल्लिंग प्रकरण यही पूर्ण होता है। संक्षेप इसलिए कहा है क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी में पूरा तो नहीं है, जितना है उतना पूरा कर दिया। ठीक है, पूरा तो सिद्धांत कौमुदी के अंदर है। लघु सिद्धांत कौमुदी एक प्रारंभिक ग्रंथ है, समझ लीजिएगा। लघु सिद्धांत कौमुदी एक प्रारंभिक ग्रंथ है, ये व्याकरण का, पूरा मत मान लीजिएगा इसको। इसके बाद वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करना है। ठीक है, इसके बाद पूरा व्याकरण पढ़ना है तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़नी होती है। कौमुदी की जो प्रक्रिया है उसे नव्य व्याकरण, ध्यान दीजिएगा, कौमुदी पढ़ने की जो प्रक्रिया है, लघु सिद्धांत कौमुदी फिर वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नव्य व्याकरण। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। और अष्टाध्यायी के क्रम से काशिका आदि ग्रंथों की जो प्रक्रिया है उसे प्राचीन व्याकरण कहते हैं। जी यही तो बस अंतर है, कुछ अंतर नहीं है। अर्थात लघु सिद्धांत, मध्य सिद्धांत, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी क्रम से के ग्रंथों के माध्यम से अष्टाध्यायी के सूत्रों को पढ़ते हैं तो वो कही जाती है नव्य व्याकरण। और अष्टाध्यायी के सूत्रों के क्रमानुसार जो काशिका है, प्रथमा वृत्ति है, जिसको मैं पढ़ा रहा हूं आपको, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति की कक्षाएं चल रही हैं, और महाभाष्य आदि ग्रंथ हैं, इनके क्रम से जब पढ़ते हैं इनके द्वारा तो इसे प्राचीन व्याकरण प्रक्रिया कहते हैं। और कोई इसमें भेद नहीं है, कोई टकराव नहीं है, कोई डंडा नहीं है। ठीक है, नव्य और प्राचीन का बड़ा भेद देखने को मिलता है। ये महाराज जी भी वही बात कह रहे हैं, समाज में नव्य और प्राचीन में बहुत भेद देखने को, मतभेद माने भेद माने मतभेद देखने को मिलता है। नव्य वाले अपनी ढपली बजाते हैं, प्राचीन वाले अपनी ढपली बजाते हैं। ठीक है, नव्य वाले प्राचीन का विरोध करते हैं, प्राचीन वाले नव्य का विरोध करते हैं। पर ये महाराज जी कह रहे हैं, उस बात से मैं पूरा सहमत हूं और उसी विचार को मैं भी रखता हूं। मैं नव्य का भी विरोध नहीं करता हूं और मैं प्राचीन का भी विरोध नहीं करता हूं, इसीलिए मैं दोनों व्याकरण को पढ़ाता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो प्राचीन व्याकरण के अध्येता हैं वे नव्य व्याकरण पढ़ने वालों के सूत्र भाष्य आदि के क्रम को त्याग करने के कारण निंदा करते हैं, और नव्य वैयाकरण लोग प्राचीन ग्रंथों में वास्तविक सिद्धांत प्रतिपादित न होने से और सरलता से व्याकरण के सिद्धांतों को जानने के लिए भी नवीन ग्रंथों की आवश्यकता है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, महाराज जी कह रहे हैं कि जो प्राचीन व्याकरण वाले नव्य व्याकरण वालों का विरोध करते हैं और नव्य वाले प्राचीन का करते हैं, उनका अपना अपना तर्क है, उनका अपना अपना तर्क है। वो यहाँ पर बता दिया आपको तर्क। ठीक है, नव्य वाले अपना तर्क देते हैं और प्राचीन वाले अपना तर्क देते हैं, पर दोनों के तर्क ही गलत हैं, दोनों के तर्क ही गलत हैं। आइएगा देखते हैं महाराज जी क्या कहते हैं। मैं महाराज जी के मत से पूरा 100% सहमत हूं। ध्यान रखिएगा, आचार्य गोविंद प्रसाद शर्मा जी के विचार से मैं 100% सहमत हूं। ये बात उनकी सही है, कोई माने चाहे नहीं माने, पर मैं जरूर मानता हूं और इसी दृष्टि को रख करके मैं काम करता हूं। ठीक है, क्या कहते हैं महाराज जी? महाराज जी कहते हैं कि मेरे मत में तो आज के परिप्रेक्ष्य में नव्य और प्राचीन दोनों पद्धति एक दूसरे के पूरक हो सकती हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि भाई मेरा मत तो ऐसा है कि नव्य और प्राचीन दोनों व्याकरणों का ज्ञान होना चाहिए। नव्य
व्याकरण प्राचीन व्याकरण को और अच्छा बनाएगा और प्राचीन व्याकरण नव्य व्याकरण में और 4 चांद लगाएगा। ये वास्तव में सही बात है। हमने अपने अध्यापन काल में इसका अच्छा अनुभव किया है। ये महाराज जी कह रहे हैं, गोविंद प्रसाद शर्मा जी, कि उन्होंने लंबे समय तक पढ़ाई, बहुत बड़े विद्वान हुए, सामान्य नहीं है ये। जब उनके आप ग्रंथों को देखेंगे तब आपको बोध होगा, क्योंकि मैं तो पढ़ाता हूँ, उनकी पुस्तकों को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बहुत बड़े विद्वान हो। उन्होंने सही बात कही है, ये अध्ययन काल का उनका अनुभव है। ये अनुभव किया है कि अष्टाध्यायी के क्रम को जाने बिना कौमुदी का अध्ययन अपूर्ण है। ये देख लीजिएगा, महाराज जी क्या कह रहे हैं, अष्टाध्यायी क्रम माने प्राचीन व्याकरण की पद्धति से बिना पढ़े हुए यदि आप कौमुदी माने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का आपका जो अध्ययन है, ज्ञान है, वो अपूर्ण है, पूरा नहीं है। और कौमुदी में जिस प्रकार से प्रक्रिया का सरलता से सिलसिलेवार ढंग से समझाना कराया है, समझाना ना होना चाहिए, ठीक है, समझाना कराया, उसका प्राचीन पद्धति में अभाव है। जो नव्य व्याकरण है, प्राचीन वैयाकरण सिद्धांत आदि कौमुदी, उसमें क्या है, प्रकरण बाई सूत्र रख दिए हैं, तो वो भी सरलता है। जैसे सुबंत का प्रकरण आ गया, तिगंत का प्रकरण आ गया, पुल्लिंग का प्रकरण आ गया, स्त्रीलिंग का प्रकरण आ गया, बाकायदा सूत्रों को एक जगह रख दिया है। तो परंतु उसमें अनुवृत्ति में थोड़ी कठिनाई होती है। परंतु हम दोनों को पढ़ेंगे तो आनंद आएगा, हम प्रकरणों को भी समझ जाएंगे और अष्टाध्यायी के सूत्र के क्रमानुसार भी उनको सूत्रों का क्रम भी हमें ध्यान रहेगा। हाँ, अत्यंत प्रतिभाशाली छात्रों के लिए तो चाहे प्राचीन पद्धति हो या नवीन पद्धति, दोनों ही सुगम है। किंतु सामान्य बुद्धि वाले छात्रों के लिए प्रक्रिया का सरलता से ज्ञान करना प्राचीन पद्धति में दुर्गम है। किंतु सूत्रों का व्याख्यान एवं अनुवृत्ति ज्ञान के लिए तो वह भी आवश्यक है। अनुवृत्ति का ज्ञान तभी होगा जब आप अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ेंगे। अतः शास्त्रार्थ एवं प्रक्रिया दोनों का एक साथ ज्ञान करने के लिए, क्या ज्ञान करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अध्ययन के समय काशिका ग्रंथ को सामने रखकर साथ साथ सूत्रों का नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा है कि आप वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं तो उस समय आपको काशिका भी साथ साथ उसको देखना चाहिए, सूत्रों का अर्थ देखना चाहिए, ठीक है। और यदि आप काशिका पढ़ते हैं तो आपको साथ में वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की पुस्तक आपके पास होनी चाहिए कि, और वहां पर हर सूत्र का अर्थ देखते जाना है कि इसमें कुछ नई बात तो नहीं है, कुछ नई बातें हैं जगह जगह पर। वो चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी प्राचीन व्याकरण को पढ़ने में नव्य व्याकरण की, नव्य व्याकरण को पढ़ने में प्राचीन व्याकरण की। मेरे विचार में तो सबसे श्रेष्ठ क्रम यह रहेगा कि जो छात्र व्याकरण पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें सबसे पहले मेरे द्वारा सरलीकृत ऋजु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाई जाए। इन्होंने एक पुस्तक बनाई है ऋजु सिद्धांत कौमुदी, अर्थात अष्टाध्यायी के सूत्रों का व्याख्यान है, उसमें कम सूत्र रखे उन्होंने, जिससे प्रक्रिया का सामान्य ज्ञान हो जाएगा। साथ साथ पाणिनीय अष्टाध्यायी के एक अध्याय के हिसाब से प्रति माह पारायण कराया जाए। माने साथ साथ में क्या करना है, अष्टाध्यायी के एक एक अध्याय का प्रति माह पारायण करना है, पारायण में याद भी करना है। छोटे छात्रों से यदि अष्टाध्यायी का उच्चारण ठीक से करा लिया जाए और उन्हें प्रथम माह में प्रथम अध्याय और द्वितीय माह में द्वितीय अध्याय के क्रम से पारायण करा लिया जाए तो 8 माह अर्थात अधिकतम 1 वर्ष में छात्रों को अष्टाध्यायी के संपूर्ण सूत्र कंठस्थ हो जाएंगे, है ना। आराम से कर सकता है, बालक होते हैं, बड़े आदमी तो कर ही सकते हैं जल्दी, बालक भी लगभग 10-15 वर्ष के जो बालक होते हैं वो 8 माह से 1 वर्ष में आराम से कर सकते हैं अपने दूसरी चीजों को पढ़ते हुए अष्टाध्यायी को, ठीक है। क्योंकि छात्रावस्था में प्रतिदिन पाठ अर्थात पारायण से जल्दी याद हो जाता है। पारायण करने से, जैसे वेद आदि का मंत्रों का पारायण करते हैं तो वो अपने आप याद हो जाते हैं बिना याद किए हुए, ठीक है। बार बार पारायण करते रहेंगे, बार बार पारायण करते रहेंगे।
यह मेरा स्वयं एवं छात्रों से कराया गया अनुभव है। इस प्रकार से एक वर्ष में ऋजु सिद्धांत कौमुदी और पाणिनीय अष्टाध्यायी दोनों याद हो जाएंगे। अर्थात ये सामान्य व्याकरण की पुस्तक है और अष्टाध्यायी भी याद हो जाएगी साथ में। इसके बाद छात्र की रुचि के हिसाब से काशिका पढ़ाए या लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाए, ये अलग बात है। फिर पढ़ने उसकी छात्र क्या चाहता है, प्राचीन पद्धति से पढ़ना चाहता है, नव्य पद्धति से, फिर उसको देख ले। ठीक है, ये अपनी तरीका बता रहे हैं। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी या वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। हाँ, इतना मेरा सुझाव अवश्य माने कि कौमुदी के क्रम में काशिका और काशिका के क्रम में कौमुदी को साथ जरूर रखा जाए। ठीक बात है। मैंने जो बताया आपको, मैं भी जब प्राचीन व्याकरण आपको पढ़ा रहा हूं तो उसमें नव्य व्याकरण के सूत्रों के अर्थों को देखता रहता हूं। कोई नई बात तो नहीं बताई, नई बात बताई होती तो मैं बता देता हूं अपने विद्यार्थियों को। ठीक है, और नव्य व्याकरण जब पढ़ाता हूं इसको तो प्राचीन व्याकरण को देख लेता हूं, कोई वहां विशेष बात तो नहीं है यहाँ पर बताने लायक, उसको बता देता हूं। दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाता हूं मैं। ठीक है, विरोध नहीं करता। ठीक है, वही महाराज जी कह रहे हैं, छात्र यह समझ गए होंगे कि हमें साथ साथ पाणिनीय अष्टाध्यायी का प्रति मास एक एक अध्याय के क्रम से पारायण करना ही है। ठीक है, ठीक है। परीक्षा के नियमों का ध्यान तो आपको होगा। ये परीक्षा पहले, परीक्षा अर्थात अपना ज्ञान का अवलोकन कराते हैं। माने हर प्रकरण को समाप्त करने के बाद ये एक प्रश्न पत्र बना दिया है इन्होंने पुस्तक में, तो उसको आपको हल करना है। अपने आप अपने ज्ञान का अवलोकन करना है, कितना आपको समझ में आया कितना नहीं आया। ठीक है, तो नियम पहले उन्होंने बताया वही है। इस परीक्षा में पूर्णांक 100 हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। 100 अंकों का पूरा है और प्रत्येक 5 का है, तो कितने प्रश्न हो जाएंगे? 20 प्रश्न हो जाएंगे लगभग का 20 ही हो जाएंगे, पूरे 20 हो जाएंगे। ठीक, अब आ जाइएगा, प्रश्न पत्र देख लीजिएगा और आप अपने ज्ञान का आकलन आपको स्वयं करना है। ये कोई मैं आपको बताऊंगा नहीं, इसका स्वयं आप लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ के आ रहे हैं, उनको हल कीजिएगा। ठीक है, हाँ कोई कठिनाई आए तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आपको उत्तर दूंगा। देखिएगा, परीक्षा के लिए प्रश्न दिए जा रहे हैं, 100 अंकों का 20 प्रश्न है। नंबर 1, हलंत पुल्लिंग प्रकरण में सर्वनाम स्थान संज्ञा को लेकर लगने वाले सूत्र कौन कौन से हैं? ये आपको सूत्र लिखने हैं। हलंत पुल्लिंग प्रकरण में सर्वनाम स्थान संज्ञा को लेकर के कार्य करने वाले कौन कौन से सूत्र है आपको लिखिएगा। ठीक है, नंबर 2, दूसरा प्रश्न है। ये प्रत्येक प्रश्न 5-5 अंक का, ध्यान देंगे। आपने इस प्रकरण में कहां कहां मित आगम किया है? हलंत पुल्लिंग प्रकरण में मित आगम कहां कहां किया है ये बताना है आपको। 3, आगम और आदेश में क्या अंतर है? मैंने आपको समझाया अच्छी प्रकार से। आगम और आदेश, आगम क्या है? आगमाः मित्रवत भवन्ति और आदेशाः शत्रुवत भवन्ति। ये पहले बताया था, ये अंतर आप समझ जाइएगा, इसको लिखिएगा। 4, रसाभ्याम नोणः समान पदे और अटकुप्वांग नुम व्यवायवेपी में क्या अंतर है? यहाँ अंतर बताना है दोनों में, क्या अंतर है, ये क्यों बनाना पड़ा? ठीक है, नंबर 6 है। 5, अनाप्यका में आपी का क्या अर्थ है? यहां पर जो अनाप्यका में आपी शब्द है उसका क्या अर्थ है? 6, लेह शब्द के हलादी विभक्ति के परे रहने पर जो रूप बनते हैं सिद्ध करके दिखाइएगा। लेह के बताए आपको रूप। ठीक है, तो हलादी विभक्ति के होने पर, माने आजादी नहीं, हलादी विभक्ति के परे रहने पर जो रूप बनते वो लिखना है आपको, उनको सिद्ध करना है, सिद्धि करनी है। 7, इदम और राजन शब्द के पूरे रूप लिखिएगा। पूरे रूप लिखने हैं इदम शब्द के और राजन के। इदम के आपको तीनों लिंगों में, वो पुल्लिंग में लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि पुल्लिंग का प्रकरण चल रहा है इसलिए। स्त्रीलिंग का हलंत और
नपुंसकलिंग का आगे आएगा तो पुल्लिंग लिखने हैं और राजन शब्द के रूप लिखने हैं। सिद्धि नहीं करनी है, रूप लिखने केवल। 8 युष्मद शब्द के सभी बहुवचनांत रूपों की सिद्धि करें। माने युष्मद शब्द के जो यूयम, युष्मान इत्यादि जो बहुवचन के रूप है उनकी सिद्धि करनी है। नंबर 9 अदस के द्विवचनांत रूपों की सिद्धि करो। तो अदस शब्द जो पुल्लिंग है उसके द्विवचनांत के रूपों की सिद्धि करनी है। 10 क्विन और कन प्रत्यय में क्या अंतर है, उदाहरण सहित बताइए। माने क्विन प्रत्यय और कन प्रत्यय में क्या अंतर है, उदाहरण सहित। माने एक एक शब्द का उदाहरण देना है, क्विन प्रत्यय का और कन प्रत्यय का। ये पढ़ाया है आपको मैंने। नंबर 11 श्रीस्त्वावतु मापीह। इन दोनों श्लोकों की उदाहरण सहित व्याख्या करो। ये आया था वहां पर, पीछे आया है एक बार। श्रीस्त्वावतु मापीह, ठीक है। इन दोनों श्लोकों का उदाहरण सहित व्याख्यान करना है आपको। वहीं देख लीजिएगा, पुस्तक में आपको वहां मिल जाएगा, वहीं से कर दीजिएगा, ठीक है। 12 अन्वादेश और अनन्वादेश को स्पष्ट करें। अन्वादेश क्या होता है, अनन्वादेश क्या होता है, इसको बताना है आपको। 13 अंच धातु को जिनके साथ जोड़ करके आपने पढ़ा उनमें से किसी एक शब्द के सभी रूप लिखें। अंच धातु का कई शब्दों के पूर्व में रहते हुए उसके रूप चलाए हैं, ठीक है। जैसे प्राक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, किसी एक शब्द के रूप आपको लिखने हैं पूरे। चलिए 13 प्रश्न हो गए। 14 न संप्रसारणे संप्रसारणम की व्याख्या करके इसके तात्पर्य को स्पष्ट करें, ठीक है। न संप्रसारण संप्रसारण सूत्र आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है। इसकी व्याख्या करके इसका अर्थ, इसकी 2 प्रकार की संज्ञा होती है, इसको आपको समझना होगा, ठीक है। इसको बताना है आपको। 15 सकारांत, चकारांत और मकारांत किन्हीं 3 शब्दों के रूप लिखिएगा, ठीक है। माने एक एक शब्द का लिख लीजिएगा। उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातुओं की व्याख्या कीजिएगा। ये सूत्र है, पढ़ा दिया कई बार, इसकी व्याख्या करें। 17 इस प्रकरण में दीर्घ विधान करने वाले सूत्रों का विभक्ति अनुवृत्ति सहित अर्थ करिएगा। इस प्रकरण में, हलंत प्रकरण में कुछ सूत्र आए दीर्घ करने वाले, तो उनका क्या करना है, सूत्रों का विभक्ति और अनुवृत्ति सहित, उन सूत्रों में कौन सी विभक्ति है और ऊपर से किस किस की अनुवृत्ति आ रही है, इस सहित उसका अर्थ लिखना है आपको। 18 नत्व, नए न नत्व को असिद्ध करने वाला सूत्र कितने पदों वाला है और नत्व के असिद्ध होने का क्या फल है, दिखाइए। कहते हैं नत्व, नकार को असिद्ध करने वाले कितने जो सूत्र है वो कितने पद हैं उसके अंदर, और नत्व के असिद्ध होने का फल क्या है। ना असिद्ध हो जाता है तो क्या काम बन जाता है, क्या हानि नहीं होती है, तो ये आपको बताना है। 19 इस प्रकरण में दिखाए गए शब्दों में कौन कौन से शब्द सर्वाधिक अर्थात सर्वनाम संज्ञक हैं। इस प्रकरण में आपको बताने हैं कि सर्वनाम संज्ञा वाले शब्द कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके शब्द बताने हैं। 20 अभ्यस्त संज्ञा और उसके प्रयोजन के संबंध में उदाहरण सहित विवेचन किए करें, ठीक है। अभ्यस्त संज्ञा का सूत्र आए थे, पढ़ाए थे, ठीक है। तो उसका प्रयोजन के संबंध में उदाहरण देकर के आपको समझाना है। ये प्रश्न पत्र कोई आपको ऐसा नहीं है, इससे केवल वो ये बताना चाहते हैं कि हमने जो पढ़ाया है आप इन पॉइंट पर विचार कीजिएगा और आप अपना स्वयं अवलोकन कीजिएगा अपने ज्ञान का कि आपने कितना समझ लिया, ठीक है। इसका कोई उत्तर पत्र नहीं मिलेगा आपको, अपने आप ही आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट आदि करके, ठीक है। ये आपका पूरा हो गया प्रश्न पत्र। 20 प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा।
पढ़ करके ही कीजिएगा, बिना पढ़े नहीं कर सकते। आप कहें लाओ बिना पढ़े कर दे, पीछे कक्षाओं को पढ़ना पड़ेगा आपको। मैंने सब कुछ पढ़ाया विस्तार से, ठीक है। चलिएगा, अब देखिएगा, श्री वरदा वरदर श्री वरदराजाचार्य के द्वारा रचित लघु सिद्धांत कौमुदी गोविंदाचार्य की कृति श्रीधर मुखोल्लासिनी हिंदी व्याख्या का हलंत पुल्लिंग प्रकरण पूर्ण हुआ। ठीक है, हलंत पुल्लिंग मैंने आपको पूरा करा दिया आज तक। आगे की कक्षा में अब मैं पढ़ाऊंगा आपको हलंत स्त्रीलिंग। अब हमारा चलेगा हलंत स्त्रीलिंगाहा। ये छोटे छोटे प्रकरण है दोनों, हलंत स्त्रीलिंग के और हलंत नपुंसकलिंग के। ये मैं आज जल्दी जल्दी आपको करा दूंगा, फिर हमारा तिङन्त का प्रकरण आरंभ हो जाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण तो सभी कुछ है। ठीक है, चलिएगा तो पढ़िएगा। अब आपका पढ़ने का काम आपका है, पढ़ाने का काम मेरा है मित्रों। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। पीछे की कक्षाओं को पढ़िएगा, सभी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। कोई कठिनाई आती है तो पूछ लीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः।